तो अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि स्टूडेंट को समझने में बहुत कंफ्यूजन होता है कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होता है और कैसे इसको डिफाइन किया जाता है। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ये टॉपिक सिलेक्ट किया है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। उससे पहले मैं आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन रखता हूं कि व्हाई ऊल ऊल इज स्ट्रेचेबल बट सिल्क डज नॉट। क्यों उल्क, आप देखेंगे कि उलन क्लॉथ जो होता है, ठीक है, ऊनी कपड़ा, वो स्ट्रिचेबल होता है, उसको आप स्ट्रिच कर सकते हैं। जबकि सिल्की क्लॉथ जो होता है, सिल्क का बना हुआ क्लॉथ, उसको आप स्ट्रिच नहीं कर सकते हैं, वो स्ट्रिचेबल नहीं होता है। तो क्या कारण है कि उलन क्लॉथ, ऊन जो है वो स्ट्रिचेबल होता है, लेकिन सिल्क डज नॉट, सिल्क स्ट्रेचेबल नहीं होता है। इसका रीजन क्या है इसके पीछे का, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट डिपेंड है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स पे। ठीक है, तो ऊल और सिल्क दोनों जो है वो प्रोटीनस फाइबर्स हैं। बोथ आर मेड अप ऑफ प्रोटीन फाइबर, बोथ आर प्रोटीनस फाइबर्स हैं, दोनों प्रोटीन के बने हुए हैं। लेकिन तब फिर क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि ऊल में जो है वो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो प्रीडोमिनेंट करता है, प्रीडोमिनेंट। जबकि सिल्क में जो है वो बीटा हेलिकल, बीटा प्लीटेड शीट जो है ये प्रीडोमिनेंट करता है। ठीक है, यानी सिल्क का जो प्रोटीन रहता है उसमें मेनली जो है वो बीटा प्लीटेड शीट ज्यादा अमाउंट में रहता है, जबकि उलन जो प्रोटीन है उसमें अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा अमाउंट में रहता है। और इसी के कारण ऊल जो है वो स्ट्रेचेबल होता है, जबकि सिल्क नॉन स्ट्रेचेबल होता है। कैसे, आइए इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये पूरा कंसेप्ट है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पे। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोटीन है क्या। सो प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड किसको कहते हैं? सो प्रोटीन्स और पॉलीपेप्टाइड्स आर द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स, दे आर पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन क्या है? पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, पॉलीमर मीनिंग, द मीनिंग ऑफ पॉलीमर होता है, पॉली मीन्स मेनी, पॉली मीन्स क्या होता है? मेनी, यानी बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलके जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन बनाते हैं। बहुत सारे अमाइनो एसिड एक दूसरे से ज्वाइन करके जो है वो आपको प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं। इसलिए अमाइनो एसिड को कहा गया है, अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। क्या कहा गया अमाइनो एसिड को? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स, यानी बहुत सारे अमाइनो एसिड एक दूसरे से जुड़ के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। जैसे कि घर बनाने के लिए हमको बहुत सारा ईंट मिलके एक घर का निर्माण करता है, उसी तरह ये ईंट है, ब्रिक मिलके घर का निर्माण करता है। उसी तरह बहुत सारा अमाइनो एसिड ए सो बहुत सारा अमाइनो एसिड मिलके प्रोटीन का निर्माण करते हैं। क्लियर?
और यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखने की है कि प्रोटीन में जो है वो केवल अल्फा एमाइनो एसिड्स जो हैं वो पाए जाते हैं, अमाइनो एसिड्स। ध्यान दीजिएगा, नेचर में जो है नेचुरली आपको दूसरे एमाइनो एसिड, नन अल्फा एमाइनो एसिड्स भी पाए जाते हैं, नन अल्फा एमाइनो एसिड्स। नेचर में अल्फा एमाइनो एसिड और नन अल्फा एमाइनो एसिड दोनों तरह के अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। लेकिन प्रोटीन में चाहे कोई भी प्रोटीन हो, ठीक है, प्रोटीन में केवल अल्फा एमाइनो एसिड पाया जाता है। सो प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ ओनली अल्फा एमाइनो एसिड। सो हम कह सकते हैं प्रोटीन आर द पॉलीमर ऑफ अल्फा एमाइनो एसिड्स, केवल अल्फा। बीटा पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप रहता है तो वो प्रोटीन में नहीं पाया जाता है। गामा पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप रहेगा तो वो प्रोटीन में नहीं पाया जाता है। केवल अल्फा पोजीशन में अमाइनो एसिड, जो कि जनरल फार्मूला मान लीजिए लिखने के लिए हम लोग लिखते हैं RCHNH2COOH, तो COO माइनस NH3 प्लस। ठीक है, तो यहां देखिए ये फंक्शनल ग्रुप हुआ और इसका एडजेसेंट कार्बन अल्फा हुआ। तो ये वाला जो है, और साइड चेन आर क्या हुआ, साइड चेन। ये हर एक अमाइनो एसिड में डिफरेंट, ऑल अमाइनो एसिड डिफर्स ओनली इन दिस आर। ठीक है, तो ये वाला अमाइनो एसिड अल्फा, इसी को बोलते हैं अल्फा। अल्फा पे अमाइनो ग्रुप है इसलिए इसको बोलते हैं अल्फा अमाइनो एसिड। तो ये वाला अमाइनो एसिड्स केवल प्रोटीन में पाया जाता है, और केवल एल फॉर्म ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड प्रोटीन में पाया जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, ये कार्बन जो है 4 डिफरेंट एटम्स से जुड़ा हुआ है। तो यानी ये कार्बन जो है वो कायरल कार्बन है, और ये कार्बन डी फॉर्म एंड एल फॉर्म दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो नेचर में प्रोटीन डी फॉर्म में भी पाए जाते हैं और एल फॉर्म में भी प्रोटीन पाए जाते हैं। लेकिन सॉरी, अमाइनो एसिड जो है वो नेचर में डी फॉर्म में भी पाए जाते हैं और एल फॉर्म में भी पाए जाते हैं। लेकिन प्रोटीन में जो अमाइनो एसिड होते हैं वो केवल एल फॉर्म का अमाइनो एसिड होता है। सो प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ ओनली एल फॉर्म ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड्स। क्लियर? तो प्रोटीन वो हुआ जब एक बहुत सारे अमाइनो एसिड एक दूसरे से जुड़ के पॉलीमर बनाते हैं। तो मान लीजिए कि अमाइनो एसिड्स हुआ, जैसे मान लीजिए NH3 प्लस हुआ, CH, ठीक, R COO माइनस। ये तो हुआ एक इंडिविजुअल अमाइनो एसिड। और जब बहुत सारे, मान लीजिए 2 अमाइनो एसिड मिलते हैं, NH3 प्लस CHR, इसको हम लिख सकते हैं CO, ठीक, फिर NH CHR COO। तो यहां पे क्या हुआ कि देखिए ये एक अमाइनो एसिड हुआ और ये दूसरा अमाइनो एसिड हुआ, NHCHCO, NHCHCO। तो ये एक अमाइनो एसिड हुआ, ये दूसरा अमाइनो एसिड हुआ, फिर तीसरा अमाइनो, यदि तीसरा देंगे तो NHCHRCO, ठीक है, और लास्ट में COO में। तो ये दूसरा अमाइनो एसिड हुआ, फिर NHCHCO, ये तीसरा अमाइनो एसिड हुआ। ठीक है, तो यहां पे देखिए
कि जब दो अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल, ये हुआ अमाइनो एसिड, और जब दो अमाइनो एसिड एक दूसरे से जुड़े तो क्या हुआ कि वाटर का लॉस हुआ, वाटर लॉस हुआ। फिर यहां पे देखिए ये दोनों, ये पेप्टाइड बॉन्ड है, ये पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है। फिर ये दो अमाइनो एसिड जब एक दूसरे से जुड़े तो फिर एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का लॉस हुआ, ठीक है। और यहाँ पे एक दो तीन, तीन अमाइनो एसिड देखिए, एक अमाइनो एसिड, सेकेंड अमाइनो एसिड, और तीन अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ा है, और इसमें तीन अमाइनो एसिड जुड़े हैं और दो पेप्टाइड बॉन्ड बने हैं, ठीक है। उसी तरह इस अमाइनो एसिड एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं, और पेप्टाइड बॉन्ड कब बनता है, जब दो अमाइनो एसिड एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो वाटर, OH एंड H, वाटर का लॉस होता है। फलस्वरूप ये CONH जो बॉन्ड है, इसी को हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड और एमाइड बॉन्ड कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड और एमाइड बॉन्ड बोलते हैं, या पेप्टाइड लिंकेज भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो जब केवल दो एमाइनो एसिड होते हैं तब उसको कहा जाता है डाइपेप्टाइड। जब केवल दो एमाइनो एसिड रहते हैं तो उसको कहा जाता है डाइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड मीन्स टू अमाइनो एसिड लिंक्ड टुगेदर, linked by पेप्टाइड बॉन्ड या एमाइड बॉन्ड। ध्यान दीजिएगा, डाइपेप्टाइड मीन्स दो पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होता है, डाइपेप्टाइड मीन्स दो अमाइनो एसिड रेसिड्यू जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा रहता है। उसी तरह ट्राइपेप्टाइड टर्म हम लोग यूज करते हैं कि इसका मीनिंग हुआ थ्री अमाइनो एसिड रेसिड्यू जो है उस पेप्टाइड चेन में जुड़ा हुआ है। तो जब पेप्टाइड चेन में दो अमाइनो एसिड रेसिड्यू रहेगा तो डाइपेप्टाइड, थ्री अमाइनो एसिड रेसिड्यू रहेगा तो ट्राइपेप्टाइड, और यदि 3 to 10 रहेगा, 3 to 10 अमाइनो एसिड रहता है तो उसी को हम लोग कहते हैं ओलिगोपेप्टाइड। ओलिगोपेप्टाइड, ओलिगो मीन्स होता है कि फ्यू, ओलिगो का मीन्स होता है फ्यू, यानी 3 से 10 तक यदि अमाइनो एसिड जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग कहते हैं ओलिगोपेप्टाइड। और पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड टर्म कब हम लोग यूज करते हैं पॉलीपेप्टाइड, तो पॉली मीन्स क्या होता है मेनी। तो जब मेनी अमाइनो एसिड रेसिड्यू, मेनी अमाइनो एसिड रेसिड्यू जो है वो लिंक रहता है तब उसको कहता है पॉलीपेप्टाइड। और प्रोटीन्स जनरली कहा जाता है, प्रोटीन कहा जाता है जब 40 to 4000 अमाइनो एसिड रेसिड्यू रहता है तो उसको कहा जाता है, 40 या उससे ज्यादा रहता है तो उसको कहते हैं प्रोटीन्स हम कहते हैं, ठीक है। और ये एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो अमाइनो एसिड है, देखिए इस स्ट्रक्चर से थोड़ा डिफरेंट है तो अमाइनो एसिड ही, लेकिन ये इसमें जो अमाइनो एसिड है वो क्या है, आफ्टर लॉस ऑफ वाटर, वाटर के लॉस के बाद बना है, इसलिए इसको हम लोग अमाइनो एसिड रेसिड्यू बोलते हैं। ईच को हम लोग क्या बोलते हैं, अमाइनो एसिड रेसिड्यू, अमाइनो एसिड रेसिड्यू, amino acid residue means the amino acid left after the formation of peptide bond या left after the loss of water. So amino acid left after loss of water, तब उस अमाइनो एसिड को हम लोग अमाइनो एसिड रेसिड्यू बोलते हैं। तो
ये समझ में आ गया अमीनो एसिड रेसिड्यू का। अब हम लोग देखते हैं कि इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेप्टाइड स्ट्रक्चर को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो पेप्टाइड स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किया जाता है, दिस बैकबोन इज रिप्रेजेंट इन ए जिगजैग मैनर, रिप्रेजेंटेड इन जिगजैग मैनर में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, विथ एन ग्रुप एट लेफ्ट टर्मिनल, अमाइनो ग्रुप को लेफ्ट टर्मिनल पे और कार्बोक्साइल ग्रुप को राइट टर्मिनल पे रखा जाता है। तो देखिए रिप्रेजेंट करते हैं जिगजैग मैनर में, ऐसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लीजिए ये हुआ, और इसमें जो ये रिप्रेजेंट करता है एटम्स का, और एटम्स का ऑर्डर क्या होता है। तो देखिए हम जो अभी स्ट्रक्चर बनाए थे NH3CHR ठीक है। तो यानी एटम्स अमाइनो एसिड में यहां NHCHCO, तो ऑर्डर क्या है NHCHCO। तो इस ऑर्डर यानी ये हुआ NH, ये हुआ CH, ये हुआ CO, NHCHCO, 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 ठीक है। ये कार्बन, तो ये इस टर्मिनल को NH3+, इस टर्मिनल को कहा जाता है एन टर्मिनल, क्योंकि इस टर्मिनल में लेफ्ट में एन टर्मिनल को लिख, सबसे पहले तो इसको जिगजैग फॉर्म में, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद एन टर्मिनल को लेफ्ट रखा जाता है और कार्बोक्साइल टर्मिनल को राइट रखा जाता है। तो इसको यहां देखिए एन टर्मिनल है, इसको बोलते हैं एन टर्मिनल, और इसको बोलते हैं सी टर्मिनल। ये हो गया आपका सी टर्मिनल, ये हो गया एन टर्मिनल, और ऑर्डर क्या है NHCHCO। इसी ऑर्डर में हम लोग अरेंज करते हैं एटम्स को, और स्वाभाविक है CH पे तो R तो है ही, तो वो आप लिख सकते हैं CHR 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 CHR, ठीक है। CHR जहां भी CH है वहां R है, आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसको रिप्रेजेंट बैकबोन को जो है मींस मेन चेन के एटम्स को बैकबोन कहा जाता है। तो इस बैकबोन को इस तरह से जिगजैग के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर। अब देखते हैं कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर। तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताता है, और प्रोटीन का जो प्रॉपर्टी होती है प्रोटीन में, प्रोटीन का सेल्फ फोल्डिंग नेचर होता है, ठीक है। सो प्रोटीन, दिस पॉलीपेप्टाइड चेन हैज ए टेंडेंसी to spontaneously folds into secondary structure, and this secondary structure further folds into the टर्शियरी स्ट्रक्चर। ये अपने आप प्रोटीन की खुद की प्रॉपर्टी होती है कि सेल्फ फोल्डिंग स्टेट में फोल्ड करके रहने की इसकी अपनी टेंडेंसी होती है। तो इसी फोल्डिंग नेचर के कारण, सेल्फ फोल्डिंग नेचर के कारण प्रोटीन जो है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है, और फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर फोल्ड करके टर्शियरी स्ट्रक्चर बनाता है। तो यानी इसको हम 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो होता है वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। प्राइमरी, सेकेंडरी,
टर्शियरी एंड क्वाटरनरी, चार ठो स्ट्रक्चर प्रोटीन के हम लोग डिस्कस करेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। तो अब फर्स्ट देखते हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो ये हमेशा याद रखेंगे कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है इट रिप्रेजेंट्स द लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन ए पॉलीपेप्टाइड चेन एंड आल्सो इंक्लूड्स एनी डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या बताता है, इट रिप्रेजेंट्स लीनियर सीक्वेंस, लीनियर सीक्वेंस of amino acid residue in a polypeptide chain and also includes disulfide लिंकेजेज। ठीक है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर केवल हमको क्या बताता है कि लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड रेसिड्यू। अमाइनो एसिड जो है, तो हम बता चुके हैं कि प्रोटीन क्या है, पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, यानी बहुत सारे अमाइनो एसिड जो हैं वो आपको एक लीनियर सीक्वेंस में पॉली क्या कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा, जिसको एमाइड बॉन्ड भी कहते हैं, उसके द्वारा ये जुड़े रहते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल अमाइनो एसिड है जो कि पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर केवल ध्यान दीजिएगा, ये केवल हमको बता रहा है कि किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन में अमाइनो एसिड जो है वो किस सीक्वेंस में अरेंज्ड है। केवल सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड मींस लिस्ट ऑफ अमाइनो एसिड इन ऑर्डर्ड मैनर, किस ऑर्डर में अमाइनो एसिड वो बता अरेंज है, केवल वो बता रहा है। और साथ में यदि कोई डाइसल्फाइड लिंकेज है तो वो बता रहा है, इसके अलावा ये हमको कुछ भी जानकारी नहीं दे रहा है। ठीक है, लेकिन एक चीज यहां पे ध्यान देने की जरूरत है, ये जो सीक्वेंस है अमाइनो एसिड का, दिस लीनियर सीक्वेंस इज यूनिक होता है। ये सीक्वेंस बहुत ही यूनिक होता है, मींस स्पेशल हर एक प्रोटीन का अपना यूनिक सीक्वेंस रहता है। ये नहीं, दो प्रोटीन का एक ही सीक्वेंस नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखना कि हमेशा जो ये लीनियर सीक्वेंस है, हर एक प्रोटीन का अपना एक यूनिक सीक्वेंस होता है। और इसमें से यदि एक भी प्रोटीन का सीक्वेंस यदि डिस्टर्ब हुआ, चेंज हुआ, तो वो डिजीज प्रोड्यूस कर देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सिक्किल सेल अनीमिया है, फॉर एग्जाम्पल सिक्किल सेल अनीमिया है, या सिस्टिक फाइब्रोसिस है। इसमें केवल एक अमाइनो एसिड के चेंज होने से ये डिजीज प्रोड्यूस कर देता है। ध्यान दीजिए, ये जो सीक्वेंस रहता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, हमें केवल सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड और उसमें यदि कोई डाइसल्फाइड बॉन्ड है तो उसको केवल बताता है। लेकिन ये सीक्वेंस जो है ये बहुत ही यूनिक होता है, दो प्रोटीन का सेम सीक्वेंस नहीं होगा, सीक्वेंस अलग अलग होगा हर एक का। तो एक भी यदि अमाइनो एसिड इस सीक्वेंस में चेंज कर दिया जाए तो वो आपको डिजीज प्रोड्यूस कर सकता है, जैसे कि सिक्किल सेल एनीमिया या हुआ, या सिस्टिक फाइब्रोसिस हुआ। एक ही अमाइनो एसिड का चेंज कर देने से ये डिजीज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने बताया सिक्किल सेल एनीमिया में एक प्रोटीन ग्लूटामिक एसिड है, अमाइनो एसिड है,
ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। इस ग्लूटामिक एसिड को इस ग्लूटामिक एसिड को यदि चेंज करके, ठीक है, चेंज करके इसके स्थान पे वैलिन रख दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, सिकल सेल एनीमिया में कि क्या केवल होता है कि ग्लूटामिक एसिड के स्थान पे वैलिन आ जाता है, तो यही कॉज करता है सिकल सेल एनीमिया। तो ध्यान दीजिएगा ये कितना इंपॉर्टेंट है कि एक ही केवल एक अमाइनो एसिड ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन, देन इट प्रोड्यूसेस सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया प्रोड्यूस कर जाता है। तो यानी ये आपको बहुत ही यूनिक होता है, ठीक है। और इसमें अमाइनो एसिड सीक्वेंस तो बताता ही है, साथ में डाइसल्फाइड बॉन्ड, जैसे कि इंसुलिन हुआ, इंसुलिन प्रोटीन, ठीक है, इंसुलिन, तो इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। तो ये प्रोटीन का एमाइनो एसिड सीक्वेंस तो बताता ही है, प्लस डाइसल्फाइड बॉन्ड के बारे में भी बताता है। हाँ, कुछ प्रोटीन ऐसे भी रहते हैं जिसमें कोई जरूरी नहीं है कि डाइसल्फाइड बॉन्ड हर एक प्रोटीन में हो, जैसे फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं होता है। डाइसल्फाइड बॉन्ड not exist in the hemoglobin hemoglobin and myoglobin, इस दोनों में, आपको इस दोनों प्रोटीन में नो डाइसल्फाइड लिंकेज, तो इसमें पाया ही नहीं जाता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि हर एक में आप, जब प्रोटीन है तो आपको लीनियर सीक्वेंस अमाइनो एसिड तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। डाइसल्फाइड बॉन्ड जरूरी नहीं है कि हर एक प्रोटीन में रहे ही या ना रहे। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है जब सिस्टीन अमाइनो एसिड रहता है, सिस्टीन अमाइनो एसिड रहता है, तब आपको एस एस लिंकेज बनता है, ठीक है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हर एक में रहे ही या ना रहे, और ठीक है। तो ये हो गया आपको, तो ये हो गए प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब हम लोग देखते हैं कि ये प्राइमरी स्ट्रक्चर, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर हुआ कि इसमें केवल आपको ये हुआ, और इसमें लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड डिफरेंट डिफरेंट का, तो अरेंजमेंट क्या है, NH CH CO, ये अरेंजमेंट है। NH CHR, इसको लिख सकते हैं CHR CO, ठीक है, NH CHR CO, NH CHR CO, ठीक है, NH CHR CO। तो ये हो गया आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। अब देखते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो मैंने आपको बताया कि प्रोटीन की एक टेंडेंसी होती है सेल्फ फोल्डिंग नेचर का, स्पॉन्टेनियसली ये फोल्ड करके प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो अपने आप फोल्ड करके जो है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। सो अपने आप फोल्ड करके प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर फर्दर ये पुनः फिर से फोल्ड करके टर्शियरी स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। टर्शियरी स्ट्रक्चर का फर्दर फोल्ड करके ये टर्शियरी स्ट्रक्चर का निर्माण करता है, और इस तरह से प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो हमको क्या बताता है, आइए देखते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर डिस्क्राइब्स secondary structure describes
how the local region of polypeptide backbone folds, or it describes the shape in which a polypeptide chain can exist। तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर, देखिए प्राइमरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी में क्या डिफरेंस है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर तो केवल लीनियर सीक्वेंस हो गया। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या कहता है, ये प्राप्त होता है आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर के फोल्डिंग के कारण। और फोल्डिंग क्यों होता है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिस स्ट्रक्चर इट अराइजेज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्यों बनता है, ड्यू टू फोल्डिंग ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर। और फोल्डिंग क्यों होता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसके बीच, सो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन कार्बोनाइल ऑक्सीजन, बिटवीन कार्बोनाइल ऑक्सीजन, बिटवीन कार्बोनाइल ऑक्सीजन एंड एमाइड हाइड्रोजन। ठीक है, तो कार्बन जो पेप्टाइड बॉन्ड का जो ये होता है CONH, ठीक है, और दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड का CONH NH। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है कार्बोनाइल ऑक्सीजन और एमाइड हाइड्रोजन, इसके बीच जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, और जिसके कारण ये स्ट्रक्चर जो है वो फोल्ड करता है। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं था, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना ड्यू टू फोल्डिंग ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर, एंड प्राइमरी स्ट्रक्चर फोल्डेड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच बनता है, बिटवीन कार्बोनाइल ऑक्सीजन एंड एमाइडो हाइड्रोजन के बीच में ये बनता है। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है केवल आपको ये नहीं है कि पूरा पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो सेम स्ट्रक्चर में आ जाता है। लोकल रीजन, एक पार्टिकुलर रीजन में पॉलीपेप्टाइड चेन के एक पार्टिकुलर रीजन में, सम लोकल रीजन में फोल्डिंग होता है। ठीक है, और ये फोल्डिंग जो होता है ये या तो 4 टाइप्स का हो सकता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। ध्यान दीजिए, सेकेंडरी स्ट्रक्चर का जो शेप हो सकता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर का, ये या तो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। सो सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैन एग्जिस्ट इन 4 डिफरेंट फॉर्म्स। देखिए, अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लीटेड शीट, या बीटा टर्न, या ओमेगा लूप। तो इस फॉर्म में सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि पूरे पॉलीपेप्टाइड चेन में अल्फा हेलिकल नहीं पाया जाएगा, एक पार्टिकुलर लोकल रीजन में जो है ये फोल्डिंग होती है। और जिसके कारण मैंने लिखा कि इट रिप्रेजेंट्स how the local region of the backbone folds, or it describes the shape in which a polypeptide
चेन कैन एग्जिस्ट, किस शेप में लोकल रीजन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन एग्जिस्ट करता है वो ये बताता है। और ये शेप जो है वो या तो अल्फा हेलिकल होगा, या बीटा प्लीटेड शीट होगा, या बीटा टर्न होगा, या ओमेगा लोब होगा। और इसमें ये दोनों जो है अल्फा हेलिकल एंड बीटा प्लीटेड शीट जो है ये मोर कॉमन है। ठीक है, आई बात समझ में। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है ड्यू टू फोल्डिंग ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर। फोल्डिंग क्यों होता है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, और इसके कारण, फोल्डिंग के कारण जो होता है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर या तो अल्फा हेलिक्स हो सकता, इसका शेप, सेकेंडरी स्ट्रक्चर का शेप या तो अल्फा हेलिकल या बीटा प्लीटेड शीट फॉर्म या बीटा टर्न या ओमेगा लूप होता है। तो आइए अब इसको डिस्कस करते हैं ये होता क्या है। तो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर या अल्फा हेलिक्स क्या है? ठीक है, तो ये तो अब हम लोग जान गए हैं कि ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है और दिस स्ट्रक्चर अराइजेस ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है, तो मान लीजिए कि ये है, हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन को। और ऑर्डर क्या है? NH CH R CO, फिर NH CHR CO, NH CHR CO CO, NH CHR CO, NH CHR CO। ठीक है, अब एक देखिए इसमें डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड है और एक अमाइनो एसिड क्या है? NHCHCO। इसको तो एक अमाइनो एसिड रेसिड्यू ये हुआ। दूसरा NHCHRCO, दूसरा अमाइनो एसिड रेसिड्यू। फिर देखिए NHCHCO, ये तीसरा अमाइनो एसिड रेसिड्यू। NHCHCO, ये चौथा अमाइनो एसिड रेसिड्यू। ये NHCHRCO, पांचवा अमाइनो एसिड रेसिड्यू। ठीक है, तो इस तरह से जो है अमाइनो एसिड रेसिड्यू जो है बढ़ते रहते हैं। अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो चाहे वो कोई भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो उसका निर्माण होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण फोल्डिंग होता है। अल्फा, अब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता कहां है? तो अल्फा हेलिक्स में हाइड्रोजन बॉन्ड हम क्या बोले कि बिटवीन कार्बोनाइल ऑक्सीजन एंड अमाइडो हाइड्रोजन, इसके बीच में अल्फा। जब ये हाइड्रोजन को, ठीक है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव, ठीक है, एटम दिखाई दिया तो वो आपको तुरंत हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है बिटवीन कार्बोनाइल ऑक्सीजन एंड अमाइडो हाइड्रोजन के बीच में। तो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर में जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड, ध्यान दे, याद रखेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन रेसिड्यू N and N+4, N+4, N और N+4, यानी ये मान लीजिए कि फर्स्ट रेसिड्यू है अमाइनो एसिड का, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। तो किसके बीच में बढ़ेगा? यदि N का वैल्यू हम 1 रखेंगे, सपोज 1, तो ये हो गया N+1, यानी ये 5 हो गया, यानी फर्स्ट और फिफ्थ के बीच में। तो ये जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा इसके फिफ्थ का ये हुआ। तो देखिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है इसके फिफ्थ यहां वाले से। तो याद रखेंगे
कि अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है n रेसिड्यू और n+4 के बीच में, यानी 3 घर छोड़ के। कहा जाता है कि डाइन भी किसी को डाइन करती है तो 3 घर छोड़ के, यानी तीन तीन अमाइनो एसिड को छोड़ के चौथे अमाइनो, ध्यान दीजिएगा, 3 को छोड़ के यानी चौथे अमाइनो एसिड के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है बिटवीन n एंड n+4 रेसिड्यू के बीच में, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण ही ये हेलिकल शेप ले लेता है। स्प्रिंग देखें ना, स्प्रिंग, वो स्प्रिंग लाइक हेलिकल स्ट्रक्चर ये ले लेता है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे ये अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। सो इट इज ए राइट हैंडेड, इट इज ए right handed helical structure in which a backbone of polypeptide chain coils around a long axis of protein molecule. So it, ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन में केवल अल्फा हेलिकल हेलिक्स जो होता है केवल राइट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखेंगे, प्रोटीन में लेफ्ट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं होता है। सो प्रोटीन इट इज only a right-handed helical structure in which backbone of polypeptide chain coils around the long axis of a protein molecule, यानी राइट हैंडेड हेलिकल, इस टाइप का हेलिकल स्ट्रक्चर ये ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो होता है ये इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से आ जाता है। मान लीजिए ये लॉन्ग एक्सिस हुआ और इसके अराउंड, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर ये क्रिएट करता है, हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है। और यदि इस स्ट्रक्चर को यदि आप क्लोजली देखेंगे या ऊपर से देखेंगे तो ये कैसे दिखेगा, स्प्रिंग के जैसा ये स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर बनता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन वन रेसिड्यू एंड n रेसिड्यू एंड n+4 रेसिड्यू, यानी यहां का रेसिड्यू जो है यहां के रेसिड्यू से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। और ये याद रखेंगे कि ये जो हेलिकल अल्फा टर्न में हेलिकल होता है, टर्न होता है, तो ये ध्यान दीजिएगा यहां से यहां तक इसको हम लोग बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये एस शेप्ड जो है, एस शेप्ड जो है, एस शेप, इसको यहां से लेके यहां तक इसको हम लोग बोलते हैं वन टर्न, एक टर्न होगा ये एस शेप्ड स्ट्रक्चर। और इस टर्न की लंबाई जो होती है ये टर्न ये आपको होता है 5.4 angstrom, 5.4 angstrom. So each helical turn is 5.4 angstrom. Each helical turn is each helical turn is 5.4 angstrom, 5.4 angstrom, and it contains, एक टर्न में आपको 3.6 अमाइनो एसिड रेसिड्यू होते हैं, एक टर्न में 3.6, और इस टर्न में इस 5.4 एंगस्ट्रम में कितने अमाइनो एसिड होते हैं,
3.4 अमाइनो एसिड, 3.6 अमाइनो एसिड। तो एक टर्न होता है, ईच हेलिकल टर्न इज 5.4 एंगस्ट्रम लॉन्ग एंड इट कंटेन्स 3.6 अमाइनो एसिड रेसिड्यू। ठीक है, तो दो अमाइनो एसिड रेसिड्यू के बीच कितना डिस्टेंस होगा? तो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट अमाइनो एसिड, डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट अमाइनो एसिड कितना होगा? 5.4 डिवाइडेड बाय 3, 5.4 डिवाइडेड बाय 3.6 इज इक्वल टू 1.5 एंगस्ट्रम, 1.5 एंगस्ट्रम। यानी एक दो अमाइनो एसिड के बीच का जो डिस्टेंस होगा अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर में, वो अप्रोक्सीमेटली 1.5 एंगस्ट्रम होता है। क्लियर? सो ये अल्फा हेलिकल फॉर्म है, जनरली आपको मोर कॉमन फॉर्म ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। अब आ जाइए बीटा प्लीटेड शीट, सेकेंड टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, बीटा प्लीटेड शीट। ये क्या होता है? सो इन ए बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर, द backbone of polypeptide is almost fully extended So in beta pleated sheet structure, the backbone of polypeptide is almost fully extended and laid or arranged side by side by hydrogen bonds to form a structure resembling pleated folds of drapery, hence called beta प्लीटेड शीट। ध्यान दीजिएगा, इन बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर में क्या होता है कि पॉलीपेप्टाइड बैकबोन जो होता है वो ऑलमोस्ट फुली एक्सटेंडेड, ये एकदम याद कर लेंगे। पॉलीपेप्टाइड बैकबोन इज ऑलमोस्ट फुली एक्सटेंडेड, मींस पूरा। देखिए अल्फा हेलिक्स में क्या था कि स्प्रिंग लाइक था, कंपैक्ट स्ट्रक्चर था, एक दूसरे से कंप्रेस्ड था, हेलिकल स्ट्रक्चर है कंपैक्ट। जबकि इसमें क्या है कि ऑलमोस्ट फुली एक्सटेंडेड है, मींस इसका देखिए बैकबोन ऐसे रहेगा। देखिए ऑलमोस्ट थोड़ा ही कंप्रेशन है, ऑलमोस्ट जो है, जबकि इसमें क्या है फुली कंप्रेस्ड है, ये स्ट्रक्चर कंप्रेस्ड है, जबकि ये स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट मैक्सिमम जो है एक्सटेंड। इसको आप यदि बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट इससे भी कम, ये आपको देखने में थोड़ा बनाने में होता है। ऑलमोस्ट फुली एक्सटेंडेड है, ठीक है, ऑलमोस्ट फुली एक्सटेंडेड है और इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड लगा हुआ है। ठीक है, तो ये बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर जो है, इसमें इसका पॉलीपेप्टाइड का जो बैकबोन है सो लगभग फुली एक्सटेंड रहता है, यानी अब आप उसको ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते। जबकि देखिए अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर में जो है वो कंपैक्ट स्ट्रक्चर, आप
स्प्रिंग का कल्पना कीजिए तो इजिली स्ट्रिच कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये स्ट्रक्चर ऑलरेडी पहले से ही एक्सटेंडेड है, तो अब आप इसको कहां से एक्सटेंड एक्स्ट्रा तो कर नहीं कर सकते। तो यही कारण है, चूंकि आपको ये प्रोटीन पाया जाता है, बीटा प्लीटेड वाला प्रोटीन जो है वो सिल्क में पाया जाता है, जबकि अल्फा हेलिकल वाला जो है ये स्ट्रक्चर प्रीडोमिनेंट करता है ऊल में। ध्यान दीजिएगा, ऊल जो है, दोनों ऊल और सिल्क दोनों, मैं जो शुरू में क्वेश्चन किया था, तो ऊल और सिल्क दोनों प्रोटीनस स्ट्रक्चर हैं, लेकिन ऊल में जो है सो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर प्रीडोमिनेंट करता है, जबकि सिल्क में बीटा प्लीटेड शीट प्रीडोमिनेंट करता है। और बीटा प्लीटेड शीट जो है वो ऑलमोस्ट फुली एक्सटेंडेड है, ऑलरेडी एक्सटेंडेड है, तो उसको अब एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है। तो यही कारण है कि सिल्क जो है वो नॉन स्ट्रेचेबल होता है, नॉन स्ट्रेचेबल होता है, जबकि ऊल जो है, ऊल मेनली अल्फा प्रोटीन का बना होता है, इसलिए, जो कि अल्फा प्रोटीन हेलिकल कंप्रेसिबल कंपैक्ट स्ट्रक्चर है, तो इसलिए आप इसको स्ट्रिच कर सकते हैं। दैट्स व्हाई ऊल इज स्ट्रेचेबल। आई बात समझ में कि ऊल क्यों स्ट्रेचेबल होता है और सिल्क क्यों नहीं? कारण यही है कि ऊल जो है मेनली अल्फा हेलिकल का बना होता है, और हेलिक्स जो कंपैक्ट स्ट्रक्चर है इसको स्ट्रिच किया जा सकता है, जबकि सिल्क जो है उसमें मेनली बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर होता है, जो कि ऑलरेडी फुली एक्सटेंडेड है, तो इसको, इसलिए इसको अब और ज्यादा एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है। कंसेप्ट क्लियर? तो ये इसमें जो है बीटा प्लीटेड शीट में बैकबोन जो पॉलीपेप्टाइड का है वो ऑलमोस्ट फुली एक्सटेंडेड है, और ये बैकबोन जो है वो एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा अटैच्ड हैं, और ये स्ट्रक्चर देखने में लगता है कैसा? तो प्लीटेड फोल्ड्स ऑफ ड्रैपरी, ड्रैपरी मीन्स होता है आपको पर्दा, चिलमन। तो आप लोग पर्दा को जरा, विंडो पे जो पर्दा लगा रहता है या गेट पे, तो उसको थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिएगा, पर्दा का ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, चिलमन, चुनट, प्लीटेड मीन्स होता है चुन्नट, जैसे शर्ट में या कुर्ता सब में ये चुन्नट दिया जाता है, वैसे ही पर्दा को आप देखेंगे बीच में क्लिप लगा रहता है, ऐसे 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 ऐसे, और बीच में ये क्लिप लगा रहता है, तो दो एक दूसरे से जो वैसा फोल्डेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं उसी तरह, तो इसलिए इस स्ट्रक्चर को कहा गया है बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। ये देखने में पर्दे के चूनट जैसा देखने में लगता है, इसलिए इसका नाम प्लीटेड शीट है। और बीटा क्यों कहा गया? क्योंकि फर्स्ट स्ट्रक्चर जो सेकेंडरी डिस्कवर हुआ था वो अल्फा था, और ये स्ट्रक्चर उसके बाद डिस्कवर हुआ है, इसलिए इसका नाम रखा गया बीटा। ठीक, क्योंकि ये स्ट्रक्चर अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर के बाद डिस्कवर हुआ, इसलिए इसका नाम बीटा। और चूंकि ये देखने में चुनट, पर्दा के चुनट जैसा देखने में लगता है, इसलिए इसका नाम पड़ा बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। और अब इसमें बीटा हेलिकल शीट स्ट्रक्चर में ये जो पॉलीपेप्टाइड, सिगमेंट ऑफ पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड चेन का जो भाग है वो ये दोनों भाग, एक भाग ये हुआ और ये भाग ये हुआ, तो ये दोनों भाग या तो पैरेलल हो सकते हैं, ये दोनों भाग या तो पैरेलल हो सकते हैं या एंटी पैरेलल हो सकते हैं, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दिस वेदर दीज टू आर पैरेलल और एंटी पैरेलल, तो बीटा प्लीटेड शीट जो है, बीटा प्लेटेड शीट जो है, ये सेगमेंट पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, उसके आधार पे दो भाग में बांटा गया है, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल। अब देखिए इसमें क्या डिफरेंस है पैरेलल और एंटी पैरेलल में। तो देखिए पहले स्ट्रक्चर बनाता हूं तब आपको ज्यादा समझ में ये आएगा कंसेप्ट।
ट्रू, ट्रू, ट्रू। देखिए, पैरेलल कब हम कहेंगे और एंटी पैरेलल कब कहेंगे, ठीक है। तो पैरेलल तब कहेंगे कि जब दोनों स्ट्रैंड का सी, यदि सी टर्मिनल और एन टर्मिनल, ध्यान दीजिए, एन टर्मिनल और सी टर्मिनल, एन टर्मिनल और सी टर्मिनल दोनों साइड बाय साइड रहे, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पैरेलल, ठीक है। इसका भी एन टर्मिनल, इसका भी एन टर्मिनल, यदि ये भी एन है, ये भी एन है, दोनों एक साथ है, तो इसको हम लोग कहेंगे पैरेलल अरेंजमेंट। और यदि इसका एन सी, इसका सी एन हो, ये एन हो, ये सी हो, तो अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल। अब क्या होगा, ये एंटी पैरेलल अरेंजमेंट। आई बात समझ में। पैरेलल अरेंजमेंट दोनों का एन एन और सी सी एक साथ हो, यदि एक का एन दूसरे के सी टर्मिनल के सामने हो, तो उसको बोलेंगे एंटी पैरेलल। और पैरेलल में हम लोग जो अरेंज करते हैं वो कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा, NH CH CO, ये अरेंजमेंट हुआ। तो ये देखिए, ये दोनों जो है पैरेलल अरेंजमेंट है, तो हम लोग लिख सकते हैं NH CH CO, NH CH CO, NH CH CO, NH CH CO, देख सकते हैं दोनों पैरेलल है, यानी ये NH है तो ये भी NH है। देखिए, NH CH CO, NH CH CO, NH CH CO, NH CH CO, लिख सकते हैं। अब देखिए, यहां पे एक अमाइनो एसिड जो है, मैंने बताया कि एक अमाइनो एसिड रेसिड्यू होता है NH CH CO, तो NH CH CO ये एक हुआ, ये NH CH CO एक हुआ, NH CH CO ये एक हुआ, NH CH CO ये एक हुआ। नीचे में देखिए, NH CH CO एक हुआ, NH CH CO ये एक हुआ, NH CH CO ये एक हुआ, NH CH CO ये एक हुआ, ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो पैरेलल में या कोई भी हो, बॉन्डिंग जो बनते हैं वो कार्बोनाइल, ऑक्सीजन एंड अमाइड के हाइड्रोजन से। देखिए, कार्बोनाइल, यहां से हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां हाइड्रोजन बॉन्ड बना, ठीक है। उसके बाद यहां हाइड्रोजन बॉन्ड बना, हाइड्रोजन बॉन्ड बना। तो इसको थोड़ा हम बड़ा करके आपको दिखाते हैं, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, ये ध्यान दीजिए। तो ये चूंकि पैरेलल अरेंजमेंट है, तो यानी इसका NH है तो इसका भी NH इसके सामने है, और अरेंजमेंट क्या होगा, NH के बाद CH CO, NH CH CO, NH CH CO, NH CH CO, ठीक है। इधर भी देखिए, NH CH CO, NH CH CO, NH CH CO, ठीक है।
NHCHCO। तो ये अरेंजमेंट हो गया इसका। अब देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो होती है CO के बीच में, NH के बीच में। तो यहां देखिए CONH, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग CONH, CONH। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ एक दूसरे के नजदीक, तो यही है। ठीक है, यहाँ पे तो है नहीं, यहाँ तो CH है, तो CH के साथ तो होता नहीं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है NH के साथ और CO के ऑक्सीजन और N के हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो अब जो है, अब देखिए इसमें एमाइनो एसिड का निर्धारण कीजिए। एमाइनो एसिड रेसिड्यू क्या होता है, जिसमें NHCHCO होता है। तो देखिए NHCHCO एक एमाइनो एसिड, NHCHCO एक एमाइनो एसिड, दूसरा NHCHCO, तीसरा एमाइनो एसिड NHCHCO, चौथा एमाइनो एसिड। ठीक, इसमें देखिए NHCHCO एक एमाइनो एसिड, NHCHCO दूसरा एमाइनो एसिड NHCHCO, तीसरा एमाइनो एसिड NHCHCO, चौथा एमाइनो एसिड। अब ध्यान से देखेंगे कि यहां जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, देखिए एक स्ट्रैंड, ये दो स्ट्रैंड हुए। ठीक है, एक स्ट्रैंड का जो अमाइन, ये एक अमाइनो एसिड हुआ। देखिए इसका पेप्टाइड, ये एक ही अमाइनो एसिड है और ये दो अलग अलग अमाइनो एसिड से हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पैरेलल अरेंजमेंट में क्या होता है, पैरेलल अरेंजमेंट, पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, हाइड्रोजन बॉन्ड तो दोनों में बनेगा, चाहे वो अल्फा हेलिक्स हो या बीटा प्लीटेड शीट हो। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर का निर्माण ही होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें किसके बीच बनता है, कार्बोनाइल ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के हाइड्रोजन के बीच में। ठीक है, तो यहां देखिए, यहां पे जो हाइड्रोजन बन रहा है, एक अमाइनो एसिड दो अलग अलग अमाइनो एसिड से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने। तो इन पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट में वन अमाइनो एसिड of one strand form hydrogen bond of two different amino acid of other strand। ठीक है, दूसरे एक अमाइनो एसिड, एक स्ट्रैंड का एक अमाइनो एसिड जो है वो दूसरे स्ट्रैंड के दो अलग अलग अमाइनो, जैसे इसी का NH है, इसी का CO, इसके इस अमाइनो एसिड से ये बना रहे हैं बॉन्ड, जबकि ये बॉन्ड इस अमाइनो एसिड से, तो दो अलग अलग अमाइनो एसिड से बॉन्ड बना रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात, जो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, देखिए एंगल पे है। ठीक है, सो इन पैरेलल अरेंजमेंट में हाइड्रोजन बॉन्ड ऑकर्स एट एंगल, हाइड्रोजन बॉन्ड एट एन एंगल पे है, तो एंगल टेढ़ा है। अब देखिए कि किसी, मान लीजिए किसी चीज में आप टेढ़ा लगाइएगा, वो क्या होता है, वो बॉन्ड यदि सीधा स्ट्रेट है तो वो डायरेक्टली यदि एक दूसरे से अटैच है तो वो स्ट्रॉन्गर होता है। इसमें चूंकि हाइड्रोजन बॉन्ड एट एन एंगल है, ठीक है, एंगल पे है, तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं ये कंपैरेटिवली वीकर होते हैं, इसलिए ये स्ट्रक्चर जो है वो लेस स्टेबल होते हैं। ध्यान रखेंगे, बीटा प्लीटेड शीट में भी पैरेलल और एंटी पैरेलल। पैरेलल जो होगा वो वीकर होता है, इसलिए लेस स्टेबल होता है। ठीक है, आपको अरेंजमेंट और हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें जो बनता है, एक अमाइनो एसिड दो अलग अलग दूसरे स्ट्रैंड के अलग अलग अमाइनो एसिड से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। ठीक है, जबकि अब देखिए एंटी पैरेलल अरेंजमेंट में क्या होगा। एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल में क्या होगा, देखिए तो यहां हम लोग स्टार्ट करें, चलिए NH CH
CO, NH, CH, CO, NH, CH, CO, NH, CH, CO, ठीक है, NH, CH, CO। और यहाँ पे ये चूंकि एंटी पैरेलल अरेंजमेंट है, एंटी पैरेलल अरेंजमेंट है, तो इसमें क्या होता है कि यदि इसका ये एन टर्मिनल है तो ये इसका क्या होगा, CO टर्मिनल होगा। तो यानी इसमें CO, उसके बाद CH, उसके बाद NH, ये अरेंजमेंट होगा। यानी ये यदि आपको मान लीजिए CO है, CO है, तो ये क्या होगा, CO CH NH, ठीक है, CO CH NH, CO CH NH, CO CH NH, CO CH NH, तो ये इसका अरेंजमेंट होगा। अब देखिए CO CH, तो ये चूंकि एंटी पैरेलल में एक का एन टर्मिनल दूसरे के ऑक्सीओ टर्मिनल के सामने रहेगा, तो यानी इसका अरेंजमेंट इस तरह से होगा, NH NH CH CO, NH CH CO, NH CH CO, NH CH CO, NH CH। और जब दूसरा स्टैंड का क्या होगा, CO CH NH, CO CH NH, देखिए CO CH NH, CO CH NH, CO CH NH, CO CH NH, ये अरेंजमेंट होगा। और ये जब अरेंजमेंट एंटी पैरेलल होता है तो आप देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनेगा, तो देखिए ये कार्बोनाइल ऑक्सीजन एंड एमाइड के हाइड्रोजन के बीच में देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, यहाँ है कहां पे, जहां जहां NH और CO आमने सामने होंगे वहां बनेंगे, तो यहाँ पे देखिए आमने सामने है, ठीक है। और तो यह यहाँ तो CH है, यहाँ नहीं है, नहीं है, तो यहाँ अब देखिए एक एक अमाइनो एसिड, तो यहाँ सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि यहाँ पे जो है एंटी पैरेलल के केस में हाइड्रोजन बॉन्ड जो रहा है बिटवीन टू अमाइनो एसिड जो डायरेक्टली अपोजिट है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो बन रहा है वो बन रहा है बिटवीन टू अमाइनो एसिड्स डायरेक्टली अपोजिट टू ईच अदर, जो अमाइनो एसिड एक दूसरे के डायरेक्टली अपोजिट है, डायरेक्ट कांटेक्ट में हाइड्रोजन बॉन्ड, इसलिए ये जो है वो स्ट्रॉन्गर होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्गर होता है, और स्ट्रॉन्गर होता है तो मोर स्टेबल होता है। यही कारण है कि एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर जो है वो मोर स्टेबल होता है, याद रखेंगे, एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल। क्यों, क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो डायरेक्टली अपोजिट ग्रुप के बीच बन रहा है, जबकि पैरेलल में क्या था, एंगल में बन रहा था, एंगल में, और इसमें डायरेक्ट बन रहा है, ठीक है। तो ये मोर स्ट्रॉन्गर होता है, इसलिए आपको ये मोर स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, पहली चीज। और दूसरी चीज देखिए, अमाइनो एसिड का निर्धारण हम लोग करते हैं NHCHCO से, तो ये एक अमाइनो एसिड हुआ NHCHCO, NHCHCO एक अमाइनो एसिड, NHCHCO एक अमाइनो एसिड, NHCHCO एक अमाइनो एसिड, इधर से भी देखिए NHCHCO एक अमाइनो एसिड, NHCHCO एक अमाइनो एसिड, NHCHCO एक अमाइनो एसिड, NHCHCO एक अमाइनो एसिड। अब देखिए यहां पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड एंटी पैरेलल में बन रहा है, सो ऊपर इस स्ट्रैंड का एक अमाइनो एसिड दूसरे स्ट्रैंड के एक ही अमाइनो एसिड से दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, अलग अलग से। पैरेलल में क्या था, एक अमाइनो एसिड एक अमाइनो एसिड दो डिफरेंट अमाइनो एसिड से हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा था, जबकि एंटी पैरेलल अरेंजमेंट में देखिए एक अमाइनो एसिड ऑफ वन स्ट्रैंड फॉर्म द hydrogen bond with the amino acid of with the same amino acid of second strand के सेम एक ही अमाइनो एसिड से हाइड्रोजन बनाता है, ठीक है। फिर वो भी अलग अलग से बनाएगा,
ठीक है। लेकिन एक अमाइनो एसिड, ये नहीं कि दो अलग अलग अमाइनो एसिड से पैरेलल में होता था कि एक अमाइनो एसिड ये यदि इससे बनाता NH वाला इसके CO से और CO वाला इसके NH से बनाता था, जबकि इसमें इसका NH इसी जिसके CO से बनाता है उसी से इसका CO NH से बनाता है, यानी एक ही अमाइनो एसिड से यहाँ पे बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर जो है एंटी पैरेलल वो मोर स्टेबल होते हैं। आई बात समझ में दोनों स्ट्रक्चर में डिफरेंस। अब जब तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में केवल लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स का लीनियर सीक्वेंस होता है, और यदि कोई डाइसल्फाइड ब्रिज होता है तो वो उसको रिप्रेजेंट करता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ये तो होता ही है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ये तो होता ही है, ये तो होता ही है, मान लीजिए ये जो है ये तो होता ही है। इसके साथ साथ सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमको हाइड्रोजन बॉन्ड, यदि अल्फा हेलिक्स है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन N रेसिड्यू एंड N4 रेसिड्यू के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनता है। ठीक है, तो हाइड्रो यदि अल्फा हेलिक्स है तो N रेसिड्यू N4 रेसिड्यू के बगल में, और यदि बीटा प्लीटेड शीट है तो कैसा है हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वो मैंने दिखा दिया। तो यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर तो ये हो गया। सेकेंडरी स्ट्रक्चर हुआ आइदर हेलिकल स्ट्रक्चर रहता है या फिर आपको बीटा प्लीटेड शीट के रूप में रहता है, बीटा प्लीटेड शीट के, तो ये जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड से रहता है, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन दिस ग्रुप एंड दिस ग्रुप के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगा रहता है। ठीक है, तो ये तो हो गए सेकंड। अब देखते हैं हम लोग कि टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या होते हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर फोल्ड करके सेकेंडरी स्ट्रक्चर देता है, और सेकेंडरी फर्दर फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर गिव्स टर्शियरी स्ट्रक्चर। ठीक है, सो फर्दर फोल्डिंग, फर्दर फोल्डिंग, पुनः फिर से सेकेंडरी स्ट्रक्चर फोल्ड करके, फर्दर फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर गिव्स टर्शियरी स्ट्रक्चर। सो टर्शियरी स्ट्रक्चर बताता है ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड चेन। ध्यान दीजिए, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बता रहा था केवल लोकल रीजन के फोल्डिंग को, जबकि टर्शियरी स्ट्रक्चर बताता है ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। सो इट refers to the overall folding of polypeptide chain to assume a three-dimensional shape. So this tertiary structure refers to the overall folding of the polypeptide chain to assume a three-dimensional shape. इसी three-dimensional, so tertiary structure it represents the three-dimensional structure, three-dimensional. It represents the three-dimensional structure of प्रोटीन मोलिक्यूल को ही हम लोग टर्शियरी स्ट्रक्चर कहते हैं। और जब प्रोटीन, तो ये देखिए, और जब प्रोटीन में एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन हो तब वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाता है। और टर्शियरी से क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कब बनता है? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर व्हेन there are more than one is greater than one, when there are more than one polypeptide chain, then
then each polypeptide is called subunit which to form quaternary स्ट्रक्चर। जब जब एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन हो, जब एक से अधिक दो प्रोटीन एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है, तो ये हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन को सब यूनिट कहा जाता है या एक को मोनोमर कहा गया, और ये सब यूनिट कंबाइन करके क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। यानी इसके कहने का ये अर्थ हुआ कि यदि कोई प्रोटीन एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन का हो तो उसमें क्वाटरनरी स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर तभी होगा जब प्रोटीन में एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, आपको मायोग्लोबिन and chymotrypsin, मायोग्लोबिन एंड chymotrypsin, ये जो प्रोटीन है ये एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन के बने हैं। इसमें हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टर्शियरी स्ट्रक्चर में होगा, इसमें क्वाटरनरी स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है। फिर से ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखेंगे कि देयर इज नो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इन केस ऑफ मायोग्लोबिन एंड chymotrypsin। क्यों? Because it is made up of only one polypeptide chain, और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर तभी बनता है जब एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन हो। तो यानी मायोग्लोबिन एंड chymotrypsin जो सिंपल प्रोटीन है, इसमें एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो इसका हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टर्शियरी तक ही होगा। टर्शियरी से आगे क्वाटरनरी तभी बनता है जब एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, और ये दोनों स्ट्रक्चर है टर्शियरी या सेकेंडरी, टर्शियरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है दी जैसा हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर पेप्टाइड बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो CO और NH के बीच बनता है, और टर्शियरी स्ट्रक्चर का मेन स्टेबलाइजर, these two tertiary and quaternary structures are mainly stabilized by side chain interactions. Mainly stabilized by, they are stabilized by side chain interaction. Side chain interaction. इसके साइड चेन इंटरेक्शन के कारण सेकेंडरी स्ट्रक्चर में फर्दर फोल्डिंग होता है और टर्शियरी स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। और साइड चेन इंटरेक्शन में भी द मेजर प्रीडोमिनेंट स्टेबलाइजर इज हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। इसमें भी जो मेजर जो इसमें है वो आपको हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है। इसके अलावा भी बहुत सारे इंटरेक्शंस इसमें काम करते हैं जो इसको स्टेबलाइज करने में मदद करते हैं। तो मेजर तो हाइड्रोफोबिक है और अदर स्टेबलाइजर है हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन, उसके बाद आपको डाइसल्फाइड ब्रिज, उसके बाद आपको आता है हाइड्रोजन बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड between different groups। तो देखिए यहाँ पे टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड सेकेंडरी का मेन स्टेबलाइजर तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है, और हाइड्रोफोबिक के साथ साथ अदर हाइड्रोफिलिक डाइसल्फाइड हाइड्रोजन बॉन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन
इंटरैक्शंस भी काम करते हैं। तो हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन हुआ कि एसोसिएशन ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इन एसोसिएशन ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच नॉन पोलर मॉलिक्यूल जैसे कि आइसोप्रोपाइल है, तो उसके इंटरैक्शन को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस। डाइसल्फाइड ब्रिज आप लोग जानते हैं, एसएस लिंकेज हुआ, हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन ओएच है, किसी भी अल्कोहलिक अमीनो एसिड है, ओएच ग्रुप है, और कार्बोक्सिलिक एसिडिक अमीनो एसिड है, सी डबल ओएच टर्मिनल है, ठीक है, उसके बीच में ओएच और सीओएच के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन मींस हुआ कि बिटवीन डिफरेंट चार्ज्ड ग्रुप्स के। तो हम लोग देखिए रिप्रेजेंट कैसे करते हैं अमीनो एसिड टर्शियरी स्ट्रक्चर को। तो मान लीजिए ये एक हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये देखिए, तो ये स्ट्रक्चर जो है ये टर्शियरी स्ट्रक्चर है, टर्शियरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें देखिए ये पार्ट जो है हम क्या टर्शियरी स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर एंड बीटा हेलिकल शीट और इसमें तो सब स्ट्रक्चर है, केवल प्रोपोर्शन जो होता है वो किसी में अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर का ज्यादा रहता है, किसी में बीटा हेलिकल शीट का स्ट्रक्चर, जो कि मैंने बताया था कि पूर्ण प्रोटीन में अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर ज्यादा रहता है और सिर्फ प्रोटीन में बीटा हेलिकल शीट का ज्यादा प्रीडोमिनेंस रहता है। तो ये है अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, ये हुआ अल्फा हेलिक्स, ये हुआ बीटा प्लेटेड शीट, बीटा प्लेटेड शीट। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर में दोनों रहते हैं, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर भी रहते हैं और बीटा प्लेटेड शीट भी रहते हैं, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड और इसके बीच में आपको डाइसल्फाइड लिंकेज देखिए। तो डाइसल्फाइड लिंकेज हुआ एसएस लिंकेज, एसएस लिंकेज को भी बोला जाता है डाइसल्फाइड। हाइड्रोफोबिक इसका देखिए CH CH3 CH3, इसका CH CH3 CH3 आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ठीक है। ये नॉन पोलर ग्रुप है, सो इंटरेक्शन बिटवीन द नॉन पोलर ग्रुप जिसके कारण ये बॉन्डिंग को प्राप्त करता है। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन देखिए, जैसे इधर C+O- है, दो चार्ज इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्ज ग्रुप्स उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। और इधर मान लीजिए NH3+ ग्रुप है, ठीक है, तो दो अपोजिट चार्ज ग्रुप है उसके बीच में जो इंटरेक्शन हुआ ये हो गया ये। अब मान लीजिए OH ग्रुप है, OH है हाइड्रोजन बॉन्ड है और COOH है, तो CO और H के बीच में जो हाइड्रोजन, तो इस तरह से डिफरेंट ये फोर्सेस जो है वो काम करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर को फोल्डिंग करके टर्शियरी स्ट्रक्चर बनाने में। ये क्लियर हो गया। और यदि ये तो हुआ जब एक पॉलीपेप्टाइड चेन हो, और यदि एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन हो, मान लीजिए ये चेन है और ये फिर दूसरे चेन, मान लीजिए कि ये जो स्ट्रक्चर बनाए हैं हम, ये तो ये दोनों स्ट्रक्चर फोल्ड करके दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड करके ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो अब तो क्लियर हो गया कि प्राइमरी स्ट्रक्चर हुआ लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, और यदि कोई डाइसल्फाइड बॉन्ड है, कोई जरूरी नहीं है कि हर एक प्रोटीन में डाइसल्फाइड बॉन्ड हो, जैसे कि मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन में डाइसल्फाइड नहीं रहता है, इंसुलिन में रहता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर का निर्माण होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड उसमें किसमें के बीच बनता है बिटवीन द कार्बोनाइल ऑक्सीजन एंड अमाइड हाइड्रोजन, उसके कारण ही उसमें डिफरेंट तरह के बॉन्डिंग होते हैं, या तो अल्फा हेलिकल बॉन्ड प्रीडोमिनेट करता है या बीटा
तो साइड चेन इंटरेक्शन से उससे टर्शियरी स्ट्रक्चर बनता है। और जब प्रोटीन में एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन है तो हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो एक दूसरे से यूनाइट करके कंबाइन करके क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। मैं समझता हूँ आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि स्ट्रक्चर क्या होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब एक चीज और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, तो डीनेचुरेशन प्रोटीन होता है प्रोटीन का जो नेटिव स्ट्रक्चर होता है, थ्री डायमेंशनल शेप जो होता है, नेटिव फॉर्म, उसको हम लोग बोलते हैं नेटिव फॉर्म। ठीक है, थ्री डायमेंशनल शेप जो प्रोटीन का रहता है टर्शियरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में, उसको हम लोग बोलते हैं नेटिव फॉर्म। और जब this native form of protein is subjected to physical या chemical change, ठीक है, इसमें यदि हम फिजिकल चेंज करें, फिजिकल चेंज जैसे कि टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, बॉयल करते हैं, या फिर हम लोग केमिकल चेंज करें, केमिकल चेंज करें, केमिकल चेंज मींस पीएच को हम लोग कम कर दें, हाई एसिडिक कर दें। ठीक है, तो यदि इस नेटिव फॉर्म के स्ट्रक्चर को हम लोग फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज कर देंगे तो क्या होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड डिसलॉक्स हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड डिसलॉक्स हो जाएगा। यानी आप या तो टेम्परेचर बढ़ा दीजिए या पीएच एसिडिक कर दीजिए, तो उस केस में, दोनों केस में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर टूट जाएगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर टूट जाएगा तो टर्शियरी की तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते, टर्शियरी कैसे बचेगा। ठीक है, यानी इससे क्या होता है, यदि हम टेम्परेचर बढ़ा दिए या पीएच में चेंज कर दिए तो क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड डिसॉल्व हो जाता है। सो उससे क्या होता है कि सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर डिसॉल्व तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्राइमरी स्ट्रक्चर खराब नहीं होता है, नो चेंज इन प्राइमरी स्ट्रक्चर, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन देयर इज नो चेंज इन प्राइमरी स्ट्रक्चर, नो चेंज इन प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का नहीं चेंज करता है, केवल सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर चेंज कर जाता है। लेकिन ये इतना ही काफी है कि ये प्रोटीन को नॉन फंक्शनल बना देता है, एंड प्रोटीन बिकम्स नॉन फंक्शनल, नॉन फंक्शनल। ठीक है, तो जब ये प्रोटीन को हम लोग ये फिजिकल और केमिकल चेंज करते हैं तो उसका हाइड्रोजन बॉन्ड डिसॉल्व हो जाता है, उससे उसका सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर डिसॉल्व हो जाता है, जिससे प्रोटीन बिकम्स नॉन फंक्शनल हो जाता है। उसी को कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। और इसमें याद रखेंगे कि डीनेचुरेशन में टर्शियरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर डिसॉल्व होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर नहीं डिसॉल्व होता है। और इसका एग्जांपल है कि curdling of milk, curdling of milk and coagulation of egg white on boil। तो मिल्क का कर्डलिंग होता है, मिल्क क्यों कर्डल होता है, ड्यू टू रिलीज ऑफ लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड बाय मिल्क बैक्टीरिया। मिल्क बैक्टीरिया जो है, मिल्क में रहने वाले बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड का सेक्रेशन करते हैं, यानी पीएच को हाईली एसिडिक कर देते हैं, जिसके कारण ये सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर टूट जाता है और मिल्क कर्डल
उसी तरह कोएगुलेशन ऑफ मिल्क, कोएगुलेशन ऑफ एग व्हाइट बाय बॉइलिंग, जब अंडा को हम लोग बॉयल करते हैं तो उसमें क्या होता है, बॉयल करने से हीट टेम्परेचर बढ़ाने से उसका हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर जाता है, सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर ब्रेक कर जाता है, उसी को कहते हैं कोएगुलेशन ऑफ मिल्क, कोएगुलेशन ऑफ एग व्हाइट। अरे मैं समझता हूँ आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि क्यों सिल्क जो है वो आपको वूल जो है वो स्ट्रेचेबल होता है, जबकि सिल्क स्ट्रेचेबल नहीं होता है। तो वूल मेनली जो बना होता है वो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर का, जबकि सिल्क बना होता है बीटा प्लेट। इसमें फूल में मेनली, मैं ये नहीं कहता हूँ कि केवल ये रहता है, प्रीडोमिनेंटली अल्फा हेलिक्स फॉर्म रहते हैं और इसमें प्रीडोमिनेंटली बीटा प्लेटेड फॉर्म रहते हैं। और बीटा प्लेटेड सिल्क को ऑलमोस्ट एक्सटेंड है पहले से, इसको और एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है, इसलिए सिल्क जो है वो नॉन स्ट्रेचेबल होता है, नॉन स्ट्रेचेबल होता है। जबकि इसमें देखिए अल्फा हेलिक्स में कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग इसको स्ट्रिच कर सकते हैं, इसको हम स्ट्रिच कर सकते हैं, ठीक है, स्ट्रिच हो सकता है, इसलिए वूल इज स्ट्रेचेबल। थैंक यू।